ध्यान होगा कि 2019 के आखिरी महीने में नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद संसद से किस कदर बवाल मचा था। ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध व्यक्तियों को जो वहाँ से भारत आकर भारत में शरण मांग रहे हैं, उन्हें नागरिकता की तय शर्तों के मुताबिक वर्ष भारत में रहते हुए पूरे होने के बाद भारत की नागरिकता मिल सकेगी, इसका प्रावधान इस कानून में किया गया था। लेकिन इसे लेकर ये बात उठने लगी कि जब तमाम लोगों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों वंचित किया गया है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव है। सरकार का ये कहना था कि आसपास के जो देश हैं वो मुस्लिम देश हैं और उनसे दूसरे धर्मों के लोग ही भारत आकर शरण लेते हैं, इसलिए कानून में ये व्यवस्था की गई है। बहरहाल उस दौरान ये भी फैल गया कि अभी तो सीएए लाया गया है, बाद में एनआरसी ले आया जाएगा, वहाँ नागरिकों का रजिस्टर बनाया जाएगा और भारत में रह रहे मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है, उन्हें कहीं और जाने को कहा जाएगा। ऐसी तमाम बातें उस दौरान फैली थी और उसे लेकर सड़कों पर काफ़ी बवाल हुआ था, आंदोलन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई थी, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी जिनमें यह कहा गया था कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है नागरिकता देते वक्त, और ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 22 जनवरी 2020 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने उस समय केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था। उस आधार पर मार्च 2020 में यह मामला सुनवाई के लिए लगना था, लेकिन मार्च 2020 में पूरे भारत में कोरोना की महामारी फैल गई, कोर्ट का काम भी सीमित हो गया और ये मामला कहीं पीछे चला गया। उसके बाद से ये मामला लग नहीं पाया और अब करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद ये मामला लगा चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भाट की बेंच के सामने। जजों ने कहा कि इस मामले में बहुत सारे संवैधानिक सवाल हैं, भविष्य में इसे 3 जजों की बेंच सुने, इसकी हम व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि पहले 160 के करीब याचिकाएं लगी थी जब जनवरी 2020 में सुनवाई हुई थी, उनकी भी संख्या बढ़कर 220 के करीब हो गई है। ऐसे में कुछ आदेश देने ज़रूरी हैं ताकि आगे चलकर सुविधा के साथ, आसानी के साथ सुनवाई हो सके और उसे तेज़ी से निपटाया जा सके। सभी वकील इस बात से सहमत नजर आए कि 220 याचिकाओं को अगर एक एक करके सुना गया तो जाने इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे में अब आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आदेश क्या दिया है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 220 याचिकाओं में या इससे भी अधिक कुछ और नई याचिकाएं भी दाखिल हुई है मामले में। उनमें सबसे पहले तो जिन याचिकाओं पर अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ था, क्योंकि जनवरी 2020 में 160 के करीब याचिकाओं पर नोटिस जारी हुआ था, अब कई नई और याचिकाएं आ गई हैं, उनमें भी केंद्र को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सुनवाई में सुविधा हो सके भविष्य में, उसके लिए इन तमाम याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं उनके आधार पे उनका कैटेगराइजेशन हो, वर्गीकरण हो, मुद्दों को बांटा जाए ताकि ये समझा जा सके कि कौन कौन से मुद्दे इतनी सारी याचिकाओं में उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों का केंद्र सरकार जवाब दे। दरअसल ये मुद्दों के वर्गीकरण का काम जो है वो दिया गया है सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर को और कहा यह भी गया है कि 4 हफ्ते में इस वर्गीकरण को भी पूरा करें और जवाब भी दाखिल करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी याचिकाएं हैं उनमें मुख्य याचिकाओं की यानी लीड पिटिशंस की, उनकी भी लिस्ट बने। 4 हफ्ते में सॉलिसिटर जनरल का दफ्तर मुद्दों का वर्गीकरण करे और उनका जवाब दे। उसके बाद 2 हफ्ते तक तमाम जो वकील हैं इस मामले से जुड़े हुए जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं उनसे भी चर्चा करे और मुख्य मामलों की भी एक सूची बनाई जाए। यानी 6 हफ्ते की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इसे किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि असम और पूर्वोत्तर भारत के मामले अलग हैं। पहले ही यह मुद्दा उठ चुका है कि सीएए का बाकी पूरे देश में जो असर है उससे अलग असर असम
और पूर्वोत्तर भारत में होना है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और उनका कानूनी मसला जो है, उनकी कानूनी स्थिति जो है वो थोड़ी अलग है, वो कुछ और कानून भी उसमें लागू होते हैं। इसलिए असम और पूर्वोत्तर भारत के मामले अलग से चलेंगे और बाकी देश के मामले जो सीएए से जुड़े हुए हैं ये अलग से चलेंगे। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 6 हफ्ते में सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, यानी मुद्दों का वर्गीकरण हो, मुख्य मामलों की सूची बने, ये सारा काम कर लिया जाए। 31 अक्टूबर को मामला आगे निर्देश के लिए लगाया जाएगा, यानी ये सारी प्रक्रिया सभी वकील मिलकर आपस में कर लें, कोर्ट के सामने वो सूची रख दें। 31 अक्टूबर को मामला लगेगा, कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए निर्देश देगा। अगर मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाना है तो वो निर्देश भी उस दिन दिया जा सकता है। नहीं तो रूपरेखा क्या होगी, समय सीमा क्या होगी, किस किस तरह से आगे सुनवाई होगी, ये सब कुछ 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, जैसा कि तमाम वकील अनुरोध कर रहे थे। तो 220 मामलों की सुनवाई में ये मामला फंस ना जाए, मुख्य मुद्दा फंस ना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। 31 अक्टूबर को मामला आगे निर्देश के लिए लगेगा और उसके बाद सुनवाई की तारीख, जो कि विस्तृत सुनवाई होगी, उसकी तारीख तय हो सकती है और मामले का निपटारा कब तक होगा ये भी तय हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि 2.5 साल से रुका ये मामला अब कुछ गति, कुछ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 6 हफ्ते के बाद 31 अक्टूबर 2022 को यह मामला फिर से लगेगा और उस दिन कोर्ट आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय कर देगा।